नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल से अधिक उत्पादन के लिए जरूरी कार्य। हरे चारे के लिए बोई गई फसलों का प्रबंधन। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई जायद के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन वो इनके प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आप इन फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर हरिओम शर्मा से। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो कद्दू वर्गीय फसल है वो फलन या पुष्पन की अवस्था में है। तो इस समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है खरपतवार नियंत्रण। जो खरपतवार जो रहते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ा देते हैं। जैसे ही सिंचाई करते हैं उसके 4 से 8 दिन बाद लगभग में आपकी जो ज़मीन रहती है बहुत ही अच्छी हो जाती है, और उसमें जो खुरपी या किसी की सहायता से, अन्य उपकरण की सहायता से, मजदूरों के द्वारा वहाँ पे हम उसको जो अनवांछित पौधे हैं उनको निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कद्दू वर्गीय फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा जो इसमें जो कार्य है वो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सिंचाई का। जो हम सिंचाई जो रहती है वो हमें हल्की जो ज़मीन रहती है उसमें 4 से 5 दिन में, और जो भारी ज़मीन है उसमें 8 से 10 दिन में लगभग में सिंचाई हमें करना चाहिए। तो इसमें नमी की कमी नहीं होना चाहिए और ये निरंतर इसकी नमी बनी रहे, इसके लिए हमें कंटिन्यूसली उसको सिंचाई करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर नमी की थोड़ी बहुत भी कम मात्रा होती है तो इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है आपके पुष्पन पे, फलन पे, जिसके द्वारा आपका फल भी कम आएंगे, पुष्पन भी कम होगा ऑलरेडी तो फल भी कम आएंगे। तो अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेसल डोज जो है वो आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा, प्रयोग कर दिया होगा, जिसके द्वारा आपने मतलब जो फसल है उसमें बेसल डोज जो प्राथमिक अवस्था में रहता है वो दे दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी अगर आपको दिखती है, कोई सूक्ष्म तत्व की या कोई प्राथमिक जो द्वितीयक है, तो उसके लिए हमें वाटर सोल्यूबल जो खाद आते हैं उनका यूज करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट होते हैं, जैसे कि 19-19, 18-18, 0-52-34, 00-50 आपके फर्टिलाइज़र खाद वगैरह जो हैं वो यूज करना चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों को कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख हम कीटों की बात करते हैं तो इसमें से मेजर जो नुकसान करता है कद्दू वर्गीय फसल को, तो इसमें जो कद्दू का लाल कीड़ा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, जिसको हम रेड पम्पकिन बीटल बोलते हैं। और ये हमारा जो कीट है ये सभी प्रकार के मतलब पौधे को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो पत्तियों का हो, फलों का हो, पुष्प का हो, हर चीज़ को ये खाता है। और ये झुंड में कहीं भी ये माइग्रेट करता है, मतलब ये कहीं भी जाता है तो झुंड में जाता है और बहुत जल्दी ही उसको फसल को ख़त्म कर देता है।
तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस 2 से 3 ml पर लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का छिड़काव करना चाहिए। इसके द्वारा हम ये जो कद्दू का लाल कीड़ा है इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इसमें सेकेंडली चूसक कीड़े भी आते हैं जो कि पत्तियों पे चिपक के नीचे या ऊपर या फलों पे उसका रस चूसते हैं, जिसके कारण उसमें एमिनो एसिड की मात्रा कम हो जाती है और एमिनो एसिड जो रहता है वो सेफ होता है, जो कि हमारी फ्रूटिंग के लिए आवश्यक होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये चूसक कीड़े जो हैं उनका प्रबंधन किया जाए। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु खेत में प्रति एकड़ 8 से 10 पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि कीटों का क्षति स्तर अधिक है तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करने के बाद, प्रकोप ज़्यादा है तो आप सेकेंडरी 15 दिन बाद फिर छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर रोग व्याधि इसमें जो मेनली रोग रहते हैं वो फफूंदजनक रोग आते हैं, जैसे कि झुलसा हो गया, फलों का सड़ना, एंथ्रेक्नोज हो गया। तो इनके अगर रोकथाम की बात की जाए तो 2 ग्राम बेविस्टीन पर लीटर के हिसाब से आप इनको मिला के पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। आप जब छिड़काव कर रहे हैं तो फसल को पहले आप तोड़ लें, क्योंकि अगर आप छिड़काव करने के बाद किसी को फसल वो जो मार्केट में पहुंचा रहे हैं तो उसमें वो रेसिडुअल इफेक्ट रहता है उसका, जिसके कारण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से आप अगर मैनेजमेंट करेंगे तो इसके द्वारा आपको फसलों का जो है अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की। पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए ये जरूरी है कि पशुओं के खानपान सही तरीके से हो। लेकिन खानपान तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके आहार में हरे चारे का प्रयोग किया जाए। तो आप अपने दुधारू पशुओं के आहार के लिए बोई गई हरे चारे वाली फसलों का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चौहान। गर्मियों के मौसम में हरे चारे का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गर्मियों में हरा चारा जो होता है कम उपलब्ध होता है। हरे चारे के रूप में 2 प्रकार की चारे का इस्तेमाल करते हैं। एक है चरी, दूसरा है अफ्रीकन टाल, जो मक्के की वैरायटी है, उस चारे के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हरे चारे के लिए बोई गई चरी और मक्के की फसल में सिंचाई और उर्वरक एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप चरी और मक्के की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। ये महत्वपूर्ण है। गर्मी का समय है, गर्मी में जानते हैं कि जब बहुत सी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार सिंचाई जरूर करें, क्योंकि इस पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्योंकि चरी का जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के खेत में देखेंगे, आपके सामने खेत है, देखेंगे इसमें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो है हमको जलमांग ज़्यादा होगी, और जलमांग ज़्यादा होगी तो हमको पानी की बार बार आवश्यकता। कम से कम हमको हफ्ते में 1 बार पानी निश्चित रूप से दें, जिससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब हम खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं। इस समय जब 1 महीने की क्रॉप है तो उस समय हमको लगभग 50 kg यूरिया 1 एकड़ में डालना है, और यही क्रम 60 दिन पे जब हम करेंगे फिर वही करना है। 50 kg हमको यूरिया का छिड़काव करना है, जिससे उसकी अच्छी बढ़वार हो सके और अच्छी पैदावार और उत्पादन दे सके। किसान भाइयों, अभी आपने सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं हरे चारे की कटाई कर पशुओं को खिलाने के बारे में।
अगर चरी की कटाई की बात करें ग्रीष्म ऋतु में, हम अगर अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो हम 2 कटाई अगर ठीक से करते हैं तो हमारे लिए ठीक रहता है। चरी जो है वो लगभग आज जो उसकी बुवाई कर चुके होंगे लगभग 1 महीने की हो चुकी होगी, तो उस समय उसकी हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट होती है। इस कंडीशन पे हमको कतई पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। इसका रीज़न है कि इसमें टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एक विषैला पदार्थ होता है जो पशुओं के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय पे फसल को कटाई करके पशुओं को नहीं खिलाना है। हमको फसल कब खिलाना है? लगभग 2 महीना या 4 से 5 फीट की जब फसल हो जाती है तब उसकी कटाई करना है, तब हमको पशुओं को खिलाना है जो उसके लिए लाभप्रद होगा। अगर मक्का लगाते हैं तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है कि उसमें कोई सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। मक्का को हम कभी भी काट सकते हैं और कभी भी पशुओं को खिला सकते हैं, वो भी अति उपयोगी है। और कटाई कैसे करना है? कटाई करने के लिए कम से कम 4 से 5 जो होती है इंच जो होती है उसको ऊपर से काटना है। ये नहीं कि मतलब जैसे कि ज़मीन से एकदम काट दें, ऊपर से काटेंगे तो जिसमें उसमें ब्रांचिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेक्स्ट टाइम पे ज़्यादा वो होंगी। इसमें 3 भी हो सकती है, 3 कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुख्य रूप से 2 सफिशिएंट है गर्मी के लिए, 2 हम कटाई आराम से कर सकते हैं और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है उनकी फसल कटाई की अवस्था पर है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कोरोना बीमारी की वजह से मजदूरों की समस्याओं की वजह से भी गेहूं की कटाई समय से नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको रीपर बाइंडर मशीन से गेहूं की कटाई करना लाभकारी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं ये मशीन किसानों के लिए कैसे उपयोगी है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के मुख्य तकनीकी अधिकारी दिनेश कुमार से। मैं आज आप लोगों से फसल की कटाई के संबंध में चर्चा करूंगा। फसल कटाई के लिए रीपर बाइंडर और सेल्फ प्रोपल्ड रीपर, 3 तरह के रीपर और साथ में ट्रैक्टर से माउंट किए हुए रीपर आजकल प्रचलित हैं। रीपर से जब हम कटाई करते थे या ट्रैक्टर चलित जो रीपर हैं उनमें कटाई करते थे तो हमें तुरंत लेबर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि फसल कट तो जाती थी लेकिन उसको उठा करके रखने के लिए तुरंत लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से हमने मशीनों में फिर कुछ सुधार किया और रीपर बाइंडर करके एक मशीन विकसित की गई जो 2 तरह के मॉडल में चल रही है। एक सेल्फ प्रोपल्ड है, 3 व्हील की है, जिसको हम 10 HP के इंजन से चला रहे हैं। इसकी 1.25 मीटर कटिंग विड्थ है और हम इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ फसल काट सकते हैं। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकते हैं। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है, तो अभी चूँकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी, इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना रीपर बाइंडर मशीन के प्रयोग करने के बारे में। अब बात आती है कि गेहूं की कटाई में रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने से क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि तुरंत मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और चूंकि गेहूं के लिए और धान की दोनों की फसलों में ही भूसा बहुत उपयोगी है। अगर हम जानवर रखे हैं
तो इससे काटने के बाद हम थ्रेशर से थ्रेश करके गेहूं भी निकाल लें और भूसा भी हमारे लिए उपयोगी होता है। दूसरा, हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और चूँकि छोटी फसल कट करके छोटी फसल रह जाती है तो हमें नुकसान नहीं होता है और हम तुरंत खेत को जुताई वगैरह भी कर सकते हैं। जब हम इसे भाड़े से चलाते हैं तो लगभग 1300 से 1500 रुपये, जैसा कि सीजन है या जैसी फसल है, जैसा मांग चल रही है उसके अनुसार हमें प्रति एकड़ कटाई मिल जाती है। हमने जब सर्वे करने में पाया है कि उन लोगों ने 3.5 से 5 लाख रुपए तक का इसी मशीन से एक सीजन में बिजनेस किया है। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने के साथ साथ मशीन का रखरखाव भी जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार रखें इस मशीन का रखरखाव, आइए जानते हैं। रीपर बाइंडर में रखरखाव का भी एक विशेष महत्व है। एक तो इसमें इंजन है, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, समय समय पर हमें डीजल फिल्टर बदलना चाहिए। दूसरा, एक जो कटर बार का ब्लेड होता है, सीजन में जब शुरू होता है तो नया पूरे सभी ब्लेड नए लगा लें, उससे हमारा पूरे सीजन में कटाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें जो मुख्यतः ड्राइव है, जो रील को ड्राइव जाती है वो बेल्ट के माध्यम से जाती है। एक बेल्ट जो है हमें एक एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। जब हमारा मशीन जब हम शाम को खड़ी करते हैं तो हवा मार करके चेन पर ऑयलिंग करना चाहिए और जो कटिंग ब्लेड होते हैं कटिंग ब्लेड पर भी ऑयल करना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों कि इस मशीन की कीमत और इस पर सरकार द्वारा अनुदान कितना है, तो इन सब की जानकारी के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर ये खरीदना चाहते हैं तो हमारे जो जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ जिले में जो उप निदेशक कृषि डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से हम इस मशीन को खरीद सकते हैं। इसकी जो 3 व्हील है उसकी कीमत 3.5 से 4 लाख के बीच में और जो 4 व्हील है उसकी कीमत 5 लाख से 5.5 लाख के बीच में होती है। दोनों मशीनों पर 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसे हम ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। जो कृषक भाई स्वयं के खर्चे से लेना चाहते हैं वो खर्चे से भी इसे अपने खर्चे से खरीद सकते हैं। बाद में इसमें आवेदन दे करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है मोतिहारी जिला बिलासपुर से मंगलेश राम ने। आप सूरजमुखी फसल में प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो मंगलेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो भी किसान आज के डेट में जो स्प्रिंग जो बसंतकालीन सूरजमुखी की खेती करते हैं या करते होंगे वो अपने खेत में सूरजमुखी लगा दिए होंगे। उसका अंकुरन भी हो गया होगा और पौधे उगाए होंगे। तो सबसे पहले उसमें आपको जो मुख्य सस्य क्रिया करनी है उसमें उसका बछनी करना है। बछनी मतलब थिनिंग। प्रति जो हिल आप बोलते हैं जहाँ पे पौधे लगाते हैं उसमें केवल और केवल एक स्वस्थ पौधा को छोड़कर शेष पौधे आपको निकाल देना है। इसको बछनी कहते हैं। इससे आपका जो पौधा होगा वो स्वस्थ होगा, बहुत अच्छा होगा और उसमें बहुत अच्छा आपको उससे उपज मिलेगा। दूसरा जो मुख्य सस्य क्रियाएं करनी है वो इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसमें आप खरपतवार का नियंत्रण एक रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं और एक मैनुअल जो हाथ से भी आप कर सकते हैं, जैसे मजदूर लगा के खुरपी या कुदाल से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो शेष बची हुई उर्वरक की मात्रा है, जैसे आपने शुरू में जो मेरा हाफ डोज आधा जो नेत्रजन की मात्रा है, पूरा मात्रा आपका फास्फोरस के और पोटास का आपने अप्लाई कर दिया होगा, यूज कर लिया होगा।
तो जो शेष बची मेरी मात्रा है नेत्रजन की 2/3, उसमें से करीब आधा जो बचा हुआ है उसका 1/4, उसका भी आधा आप प्रथम निकौनी के बाद में उपरिवेशन के रूप में आप कर दें और उसके बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद में जब दूसरी बार खरपतवार का नियंत्रण करेंगे करीब वो 40 से 50 दिन के बाद में, तो उसके बाद भी जो 1/4 जो आपकी बची हुई है करीब वो 40 से 45 केजी यूरिया की जो मात्रा होगी उसको आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें और पौधे पर मिट्टी चढ़ा दें। सूरजमुखी की फसल में तना सड़न, मुंडक सड़न मुख्य बीमारियां हैं। इसके रोकथाम के लिए बुआई के पहले कार्बन डाइजम 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलो हिसाब से बीज शोधित करें तथा खड़ी फसल के रोगों के रोकथाम के लिए कार्बन डाइजम 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 से 3 छिड़काव फसल पर 15 दिन के अंतराल पर करें। इसके बाद ध्यान रखना होगा किसान भाई कि बहुत गर्मी उस समय बढ़ जाती है तो खेत में नमी की मात्रा की भी समस्या होती है। तो आपको क्या करना है कि करीब 10 से 15 दिन के अंतराल पे एक हल्की सिंचाई करते रहना अति आवश्यक है। इसके बाद में किसान भाई अगर सिंचाई की बहुत समस्या हो, उतना दिन पर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुख्य जो क्रिटिकल जो स्टेज है उसका, उस पर आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। जैसे आपको 30 से 35 दिन पे करीब जो उसका बड बनना शुरू हो जाता है फूल का, उस समय एक हल्की सिंचाई जरूर करें। दूसरी सिंचाई जब फ्लावर बनने लगे, फ्लावर ओपनिंग होना, जो खुलने लगे उसका फूल, वो करीब आपको 45 से 50 दिन के बाद आता है, तो उस समय जरूर करें। और तीसरा सिंचाई जब उसमें दाना बनने लगे, मतलब करीब करीब 70 से 80 दिनों के बाद में वो भी सिंचाई आप करें। अगर ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था आपके पास नहीं हो तो इन 3 दशाओं पे, क्रांतिक दशाओं पे आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। और इस तरह की आप सस्य क्रियाएँ करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा पौधों का बढ़वार होगा और आपको एक अच्छी उपज प्राप्त होगी और फिर एक अच्छा आमदनी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हरा फुदका, बिहार की बालदार सूड़ी, तंबाकू की सूड़ी, चेपा तथा अन्य रस चूसने वाले कीट फसल की बढ़वार अवस्था पर तथा चने के फली बेधक कीट, मुंडक तथा दाने भरने के अवस्था पर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास का 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कैसे लें मिर्च की फसल से अधिक उत्पादन? दुधारू पशुओं में बाह्य परजीवियों की समस्या और उनकी रोकथाम। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।